नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल एनएम्स एकेडमी एंड एआई फॉर एग्जाम में। आज हम उत्तर प्रदेश की उन कहानियों की पड़ताल करने जा रहे हैं जो वहाँ की मिट्टी, पानी और लोगों के हुनर में बसी हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें जीआई टैग की एक खास पहचान मिली है। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं गिनने वाले, हम इन टैग्स के पीछे की दुनिया में उतरेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीआई टैग सिर्फ एक लेबल या कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये असल में कारीगरों की पीढ़ियों की विरासत और कह सकते हैं कि किसी जगह की आत्मा को बचाने का एक कानूनी कवच है। ये उस पूरे इकोसिस्टम को दिया जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम पान और गुड़ की दुनिया में खो जाएं, ये तो समझ लें कि ये जीआई टैग होता क्या है। मैं बहुत सुनता हूँ इसके बारे में, पर इसका असली मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। क्या ये मेड इन इंडिया जैसा ही कुछ है? नहीं, ये मेड इन इंडिया से कहीं ज्यादा गहरा है। सीधे शब्दों में जीआई टैग एक गारंटी है। गारंटी है? हाँ, इस बात की गारंटी कि कोई उत्पाद किसी खास भौगोलिक इलाके से ही आता है और उसकी जो अनोखी पहचान है या स्वाद या क्वालिटी है, वो उसी जगह की मिट्टी, जलवायु या फिर वहाँ के लोगों के सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान की वजह से है। जैसे दार्जिलिंग की चाय। अच्छा, आप उसे कहीं और बना ही नहीं सकते, भले ही आप वही तकनीक इस्तेमाल कर लें। समझ गया। मतलब ये सिर्फ कहाँ बना ये नहीं बताता, बल्कि वहीं क्यों बन सकता है इसकी भी गारंटी देता है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। तो चलिए सफर की शुरुआत स्वाद से करते हैं। और स्वाद की बात हो तो जुबान पर बनारस का नाम सबसे पहले आता है। हाल ही में वहाँ की 3 और चीजों को ये टैग मिला है: बनारसी पान, लंगड़ा आम और रामनगर का भंटा यानी बैंगन। हाँ, और ये तीनों सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। बनारसी पान को ही लीजिए जी। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि अब सिर्फ वही पान बनारसी पान कहलाएगा जिसमें बनारस के आसपास उगने वाला खास मगही पत्ता। अच्छा, पत्ता भी फिक्स है? हाँ, मगही पत्ता एक विशेष प्रक्रिया से तैयार कत्था, सुपारी और गुलकंद ही इस्तेमाल हो। अरे वाह, मुझे तो लगता था कि बस पान बनाने के तरीके को टैग मिला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये टैग सिर्फ पान बेचने वाले को नहीं, बल्कि उस मगही पत्ते को उगाने वाले किसान से लेकर वो खास कत्था बनाने वाले कारीगर तक पूरी सप्लाई चेन को बचाता है। कमाल है, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये उन छोटे किसानों और कारीगरों को एक पहचान और बेहतर दाम दिलाता है जो अब तक इस बड़ी पहचान का हिस्सा तो थे पर गुमनाम थे। स्वाद का ये सफर अब जरा पश्चिम की ओर ले चलते हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ। वहाँ के गुड़ को भी जीआई टैग मिला है। हाँ, गुड़ तो पूरे देश में बनता है, तो मुजफ्फरनगर के गुड़ में ऐसी क्या खासियत है? मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ये तो सुना है मैंने। तो क्या है कि वहाँ की मिट्टी में कुछ खास मिनरल्स हैं और गन्ने की जो किस्में वहाँ उगाई जाती हैं वो मिलकर गुड़ को एक अलग ही स्वाद, रंग और एक बनावट देती हैं। अच्छा, कैसा होता है वो? वहाँ का गुड़ ज्यादा गहरे भूरे रंग का और रवेदार होता है। जीआई टैग इसी अनूठे कॉम्बिनेशन को मिला है। ये टैग उन किसानों को बड़ी चीनी मिलों के सामने टिके रहने की ताकत देता है जो पारंपरिक तरीके से गुड़ बना रहे हैं। ये तो दिलचस्प है। अब सूची में 2 फल भी हैं, प्रयागराज का सुरखा अमरूद और प्रतापगढ़ का आंवला। यहाँ मेरा वही सवाल है, अमरूद और आंवला तो हर जगह मिलते हैं, इनमें क्या अलग है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द में है, टेरर। टेरर? ये क्या है? ये एक फ्रेंच शब्द है, टेरवार। इसका मतलब है किसी जगह की मिट्टी, जलवायु, धूप और पानी का वो अनूठा संगम जो वहां की उपज को एक खास पहचान देता है। एक मिनट, मुझे ये टेरर वाली बात थोड़ी और समझनी है। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रयागराज की मिट्टी लेकर किसी और शहर के गमले में डाल दूं और वही पौधा लगाऊं तो भी अमरूद का रंग वैसा ही सुर्ख होगा? बेहतरीन सवाल, और जवाब है नहीं। अच्छा, आप मिट्टी तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहां की हवा, गंगा यमुना के पानी का असर और वो मौसम का चक्र कहाँ से लाएंगी? सही बात है। प्रयागराज की मिट्टी में पोटैश की मात्रा थोड़ी ज्यादा है जो अमरूद के गूदे को वो अनोखा सुर्ख लाल रंग देने में मदद करती है। पर ये सिर्फ एक फैक्टर है। जीआई टैग इसी पूरे अनूठे इकोसिस्टम को दिया गया है, सिर्फ मिट्टी को नहीं। कमाल है। मतलब ये फल सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि उस पूरे भूगोल का एक निचोड़ है। इसी लिस्ट में हाथरस की हींग का भी जिक्र है। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि हींग तो अफगानिस्तान या ईरान से आती है। तो हाथरस में ऐसा क्या होता है जो उसे जीआई टैग दिलाता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हींग का कच्चा माल, जो कि एक पेड़ का गोंद होता है, वो बाहर से ही आता है। तो फिर लेकिन उस गोंद को खाने लायक हींग में बदलने की जो कला है वो हाथरस के कारीगरों के पास है। ये एक सीक्रेट रेसिपी की तरह है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छा,
मतलब ये प्रोसेसिंग का कमाल है। बिल्कुल। किस गोंद को कितनी मात्रा में मिलाना है, उसे कैसे साफ करना है, उसमें क्या मिलाना है ताकि उसकी महक और स्वाद निखर कर आए, ये सारा ज्ञान ही हाथरस की पहचान है। जीआई टैग उस कच्चे माल को नहीं बल्कि इस पारंपरिक ज्ञान और प्रोसेसिंग की कला को मिला है। सही कह रहे हैं। यह स्वाद सिर्फ जमीन से नहीं, हाथ के हुनर से भी आता है और ये हमें कारीगरों की दुनिया की तरफ ले जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद गोरखपुर का टेराकोटा है। बिल्कुल, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियां। लेकिन गोरखपुर की बात अलग है। यहाँ की कला में आज भी किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। सब हाथ से। सब कुछ हाथ से। कुम्हार पास की एक झील से एक खास तरह की चिकनी मिट्टी निकालते हैं, उसे गूंथते हैं और पूरा काम हाथ से करते हैं। चाक का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। मैंने एक बार इसे बनते हुए देखा है। मैं हैरान था कि वो जो सिंदूरी नारंगी रंग पकने के बाद आता है, वो किसी पेंट से नहीं आता, वो उस मिट्टी की अपनी खासियत है। हाँ बिल्कुल। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर सब कुछ हाथ से बनता है तो क्या ये कला बड़े पैमाने पर उत्पादन की दुनिया में पिछड़ नहीं जाती? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाथ से बनाने की वजह से हर पीस यूनिक होता है, लेकिन उत्पादन धीमा होता है। जीआई टैग यहाँ दो तरह से मदद करता है। कैसे? पहला, ये ग्राहकों को बताता है कि आप जो खरीद रहे हैं वो एक असली कलाकृति है, मशीन से बना सस्ता सामान नहीं। और दूसरा, ये कारीगरों को बेहतर दाम मांगने का आधार देता है। लेकिन हाँ, युवा पीढ़ी को इस कला से जोड़े रखना एक लगातार चुनौती बनी हुई है। मिट्टी के बाद अब कुछ अनोखे पत्थरों की बात करते हैं। बांदा का शजर पत्थर और महोबा का गौरा पत्थर। जी, शजर पत्थर के बारे में मैंने सुना है कि उस पर कुदरत खुद चित्रकारी करती है, जैसे पेड़ पौधे बने हों। जी हाँ, शजर पत्थर में डेंड्राइटिक इम्प्योरिटीज की वजह से पेड़ पौधों जैसी आकृतियां प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं। यहाँ कारीगर का काम बस पत्थर को सही आकार में तराश कर उस कुदरती कला को उजागर करना है। और गौरा पत्थर? महोबा का गौरा पत्थर इसका ठीक उल्टा है। वो पत्थर कैनवस की तरह एकदम सफेद और नरम होता है। नरम? हाँ, पत्थर और नरम? हाँ, इतना नरम कि कारीगर उसे साधारण हाथ के औजारों से तराश कर उस पर बेहद बारीक और जटिल जालियां और मूर्तियां बना देते हैं। अरे वाह! जीआई टैग सिर्फ पत्थर को नहीं बल्कि उस महीन कारीगरी को मिला है जो कुछ गिने चुने परिवारों तक ही सीमित है। हुनर की बात चली रही है तो लकड़ी और धातु के संगम की भी बात करते हैं। मैनपुरी की तारकशी। हाँ, लकड़ी में पीतल के तार से इतनी बारीक कारीगरी, ये तो कमाल है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक तारकशी में सिर्फ शीशम की लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। सिर्फ शीशम क्यों इस्तेमाल की जाए तो डिजाइन कुछ सालों में ढीला पड़कर निकल सकता है। अच्छा, तो जीआई टैग इस बारीकी को भी सुरक्षित करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर शीशम इतनी जरूरी है तो क्या इसकी सप्लाई में कोई दिक्कत आती है? मतलब लकड़ी महंगी होने की वजह से कारीगरों का मुनाफा कम नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। शीशम पर सरकारी नियमों की वजह से इसकी उपलब्धता कम हुई है और कीमतें बढ़ी हैं। कुछ कारीगर अब दूसरी लकड़ियों पर प्रयोग कर रहे हैं, पर वो उत्पाद जीआई टैग के मानकों पर खरा नहीं उतरता। तो यहाँ परंपरा और व्यावहारिकता के बीच का संघर्ष है। सही कहा आपने। इसी लिस्ट में एक और अनोखी कला है, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, जहाँ जानवरों के सींग से सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इसको लेकर कुछ नैतिक सवाल भी उठ सकते हैं। हाँ, क्या इस पर कोई नियम है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जीआई टैग की शर्तों में ये बात साफ साफ कही गई है। ये क्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ मृत जानवरों के सींगों से ही बनाया जा सकता है। अच्छा, ये जानना जरूरी था। ये वेस्ट को वेल्थ में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कारीगर उन सींगों को इकट्ठा करते हैं जो अन्यथा फेंक दिए जाते, उन्हें प्रोसेस करके खूबसूरत कलाकृतियां बनाते हैं। तो ये पूरी तरह से एक सस्टेनेबल और एथिकल क्राफ्ट है। बढ़िया। तो हमने स्वाद और कारीगरी की बात की, अब उन चीजों पे आते हैं जो हमारी परंपराओं और पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। और यहाँ सबसे पहला नाम है बनारसी साड़ी का। बिल्कुल, और बनारसी साड़ी के मामले में जीआई टैग एक बहुत बड़ी और मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई किससे? हाथ के हुनर और मशीन की नकल के बीच। पावरलूम पर बनने वाली सस्ती साड़ियां बाजार में असली बनारसी के नाम से बिकती हैं और उन बुनकरों का हक मारती हैं जो एक साड़ी को बनाने में हफ्तों या महीनों लगा देते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? मतलब क्या आम ग्राहक साड़ी खरीदते वक्त वाकई में जीआई टैग का लोगो ढूंढता है? देखिए, ये इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। लागू करने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इतने बड़े और असंगठित बाजार में हर साड़ी की जांच करना लगभग नामुमकिन है। जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जब कोई जीआई टैग वाली साड़ी खरीदता है तो वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीद रहा होता,
वो ये सुनिश्चित कर रहा होता है कि पैसा उस बुनकर के घर जाए, न कि किसी मशीन के मालिक के पास। मतलब ये एक सचेत चुनाव है जो ग्राहक को करना होता है। बिल्कुल। साड़ी की तरह ही सूची में बागपत की होम फर्निशिंग और बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद भी हैं। हाँ, और ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग कितना विविध है। बनारसी साड़ी एक लग्जरी आइटम है, लेकिन बागपत और बाराबंकी में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनती हैं, जैसे चादरें, पर्दे वगैरह। हाँ, चादरें, पर्दे, तौलिए। यहाँ ग्राहक डिजाइन से ज्यादा दाम और ड्यूरेबिलिटी देखता है। इनके लिए जीआई टैग एक सामूहिक पहचान बनाने में मदद करता है, जिससे ये बड़े ब्रांड्स के साथ मोल भाव कर सकें। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी आवाज सुनते ही त्योहारों का माहौल बन जाता है, अमरोहा की ढोलक। ये तो सिर्फ लकड़ी और खाल का एक टुकड़ा नहीं है, इसमें जरूर कोई विज्ञान होगा। इसे बनाने में पूरा विज्ञान है। सही लकड़ी का चुनाव, उसे कई महीनों तक प्राकृतिक रूप से सुखाना ताकि आवाज में नमी न रहे। अच्छा। और फिर बकरी की खाल को सही तनाव के साथ उस पर चढ़ाना ताकि सही सुर निकले। ये सब अनुभव से सीखा गया ध्वनि का विज्ञान है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? अगर लकड़ी ठीक से सूखी नहीं है या खाल का तनाव जरा भी कम ज्यादा है तो ढोलक की आवाज बैठ जाएगी। जीआई टैग इसी पारंपरिक ज्ञान को पहचान देता है। और आखिर में एक ऐसी चीज जो हर घर की सुरक्षा से जुड़ी है, अलीगढ़ का ताला। जी। इसकी मजबूती के किस्से तो पूरे देश में मशहूर हैं। जीआई टैग के बाद इसमें क्या बदलाव आया है? अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री सदियों पुरानी है। जीआई टैग इस भरोसे को और पक्का करता है। लेकिन आज के दौर में इनकी असली चुनौती सस्ते चीनी तालों से मुकाबला करना है। जो दिखने में अच्छे होते हैं पर मजबूत नहीं। बिल्कुल। तो क्या ये जीआई टैग इस मुकाबले में कोई मदद कर रहा है? क्या ग्राहक वाकई में ज्यादा दाम देने को तैयार हैं, सिर्फ इस भरोसे के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ टैग लगा देने से बात नहीं बनती। इसीलिए अब कई जीआई टैग निर्माता अपने तालों पर क्यूआर कोड लगा रहे हैं। क्यूआर कोड वो कैसे मदद करता है? आप उसे स्कैन करके तुरंत पता लगा सकते हैं कि ताला असली है या नकली, इसे कब बनाया गया और इसकी क्या खासियतें हैं। ये परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक कोशिश है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जीआई टैग्स की दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि कैसे मुजफ्फरनगर का गुड़, गोरखपुर का टेराकोटा और अमरोहा की ढोलक सिर्फ चीजें नहीं हैं। नहीं, ये अपनी अपनी जगहों की आत्मा का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआई टैग सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक वादा है। ये उस पूरी परंपरा, उस समुदाय और उस जगह के इकोसिस्टम को सम्मान देने का एक तरीका है जिसने उस उत्पाद को इतना अद्वितीय बनाया है। मतलब ये मेड इन इंडिया से बहुत आगे की बात है। ये तो भारत के एक खास हिस्से में एक खास पारंपरिक ज्ञान के साथ बना है की कहानी कहता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया। ये उस विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सहेजने की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कोशिश है। Subscribe, like, comment, and share.